मैटरनल हेल्थ के रिगार्डेड क्या क्या अर्ली आइडेंटिफिकेशन किए जाते हैं, क्या क्या मैनेजमेंट किए जाते हैं, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन जनरेट हो जाते हैं तो उनको किस तरीके से रेफर किया जाता है वो अपन डिस्कस करेंगे। और उसके अंदर भी बेसिकली आज का जो अपना टॉपिक है वो है PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। इसको अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। और बेसिकली आप सबको पता होगा इसके अंदर अलग अलग कंडीशंस रखी जाती हैं, जिसके अंदर बेसिकली 3 कंडीशंस हैं जिसको हम इस सेशन के अंदर पढ़ेंगे। जिसके अंदर फर्स्ट वन जेस्टेशनल हाइपरटेंशन होता है, सेकेंड वन प्रीक्लेम्शिया होता है और थर्ड वन इक्लेम्शिया होता है। तीनों को अपन डिटेल से 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तीनों के अंदर क्या होता है। हाइपरटेंशन तीनों के अंदर होता है। हाइपरटेंशन कितना बीपी हो जाना कि उसको हाइपरटेंशन में इंक्लूड करेंगे, कितना बीपी हो जाना कि उसको जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहेंगे, कितना बीपी हो जाएगा कि उसको प्रीक्लेम्शिया कहेंगे, और कितना बीपी हो जाएगा कि उसको इक्लेम्शिया कहेंगे। डिटेल से डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। बने रहे कंटिन्यू सेशन के साथ। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर क्लास आप तक पहुंचे और आप उनको देख पाए। चलिए, सबसे फर्स्ट वन में आपको नॉर्मल फिनोमेना बताता हूँ, नॉर्मल कंडीशन बताता हूँ। लाइक मान के चलिएगा कोई भी नॉर्मल पर्सन है, आप मान के चलिएगा कोई भी नॉर्मल पर्सन है जिसका बॉडी टेम्परेचर कितना है, मतलब कि उसका वाइटल कितना है वो आपको याद होना चाहिए। तो नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल पर्सन का अपन बीपी बात करेंगे, बीपी की ब्लड प्रेशर की अपन बात करेंगे। तो नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mm of Hg होता है। जनरली ये आप सबको याद होगा क्योंकि एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आप सब हैं और आप सबको ये नॉर्मल रेंज याद होगी। एक नॉर्मल बीपी कितना होता है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का, नॉर्मल इंडिविजुअल का। तो नॉर्मल पर्सन का जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर, वो कितना होता है 120/80 mm of Hg, जिसके अंदर जो 120 होता है वो सिस्टोलिक बीपी होता है। 120 यानी 120 होता है जो कि सिस्टोलिक बीपी होता है, जिसको हाइयर लेवल ऑफ बीपी कह सकते हैं, हाइयर लेवल ऑफ बीपी हम कह सकते हैं। और जो 80 है उसको डायस्टोलिक बीपी कहते हैं, उसको डायस्टोलिक बीपी यानी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, जिसको लोअर लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर अपन कह सकते हैं। जिसके अंदर आपने जब भी बीपी मेजर किया होगा तो आपको फर्स्ट साउंड और लास्ट साउंड देखा होगा। फर्स्ट साउंड सुनाई दिया, लास्ट साउंड सुनाई दिया, उसको आप इंडिकेट कर लेते हैं, उसको आप देख लेते हैं और वही आपका बीपी होता है। जनरली आप सबको याद होगा, जनरली आप सबको याद है, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। तो नॉर्मल बीपी कितना होता है 120/80 mm of Hg, ये नॉर्मल पर्सन का बीपी होता है। लेकिन अगर ये इंक्रीज हो जाता है किसी भी कारण से, किसी भी वजह से, किसी भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से, किसी भी फिजियोलॉजिकली डिसफंक्शन की वजह से, और ये हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 140/90 mm of Hg या उससे ज़्यादा, ये हो जाता है 140/90 mm of Hg या उससे ज़्यादा, तो हम कह देते हैं कि ये कंडीशन कौन सी है, हाइपरटेंशन की कंडीशन है, यानी हाई बीपी है। ये कंडीशन कौन सी है, हाई बीपी है। और हाई बीपी को हम कह देते हैं कि ये हाइपरटेंशन की कंडीशन है। क्या है, हाइपरटेंशन की कंडीशन है। तो हाइपरटेंशन की कंडीशन क्या होती है, हाइपरटेंशन जनरली कहते हैं किसको है, जब किसी भी पर्सन का बीपी ब्लड प्रेशर अगर 140 से 90 यानी 140/90 हो जाता है, 140/90 mm of Hg हो जाता है या उससे ज़्यादा हो जाता है, तो हम कहेंगे कि उस पर्सन का बीपी हाई है और उस पर्सन को हाइपरटेंशन हुआ है, ये अपन जनरली कहेंगे। तो एक जनरल कॉमन बात, कॉमन इंट्रोडक्शन आपके माइंड में सेट हो गया होगा कि एक नॉर्मल रेंज बीपी का कितना होता है। तो नॉर्मल पर्सन का जो बीपी रेंज होता है 120/80 mm of Hg होता है, जिसके अंदर 120 है जो कि सिस्टोलिक बीपी होता है और 80 है जो कि लोअर बीपी, जिसको डायस्टोलिक बीपी कहते हैं। लेकिन अगर ये बीपी, ये ब्लड प्रेशर रेंज अगर किसी भी कारण से, किसी भी वजह से, किसी भी फिजियोलॉजिकल डिसफंक्शन के कारण से अगर 140/90 mm of Hg या उससे ज़्यादा हो जाती है, तो उसको कहते हैं हाई बीपी और उसी को कहते हैं हाइपरटेंशन। हम कहेंगे कि पर्सन को क्या हुआ है, हाइपरटेंशन हुआ है। तो ये तो रही नॉर्मल बात जो कि आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। नाम से मीनिंग निकल रहा है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, यानी किसी भी लेडी के अंदर प्रेगनेंसी के कारण से अगर हाइपरटेंशन हुआ है, प्रेगनेंसी के कारण से अगर हाइपरटेंशन हुआ है, बीपी कितना 140/90 mm of Hg से ज़्यादा हो गया है या 140/90 हो गया है या उससे ज़्यादा हो गया है, किसका, किसी भी लेडी का, किस कारण से, प्रेगनेंसी के कारण से। प्रेगनेंसी कंसीव हुआ,
उसके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुए जिसके कारण से उसका ब्लड प्रेशर कितना हो गया है 140/90 या उससे ज़्यादा हो गया है, तो हम कहेंगे कि प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन उसके अंदर हुआ है। हाइपरटेंशन हुआ है किस कारण से हुआ है? प्रेगनेंसी के कारण से हुआ है, इसलिए प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन हम उसको कहेंगे। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के कारण से अगर हाइपरटेंशन हो रहा है, बीपी बढ़ रहा है, तो हम जनरली कह देते हैं कि हाइपरटेंशन हुआ है, जिसको हम कहेंगे प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, PIH हम कहेंगे। अब अलग अलग क्राइटेरिया में, अलग अलग कैटेगरीज में इसको डिवाइडेड किया हुआ है, जिसको अपन डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन जनरल इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। 2 लाइन यहाँ पर जनरल इंट्रोडक्शन की लिखी हुई है, इनको देख लेते हैं एक बार। तो हाइपरटेंशन किसको कहेंगे? जब बीपी 140/90 mm से ज्यादा हो जाए, 140/90 mm ऑफ HG से ज्यादा हो जाए या 140/90 हो जाए तो उसको अपन हाइपरटेंशन कहेंगे। अब अगर लेडी का, जैसे कि मान के चलेगा एक लेडी है, आपके पास आती है एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, आप अपनी सीट पर बैठे हुए हैं, लेडी आपके पास आती है, आपने उसका मेजर किया फर्स्ट टाइम, बीपी मेजर किया, वाइटल मेजर किया, फर्स्ट टाइम मेजर किया और उसकी रीडिंग आई आपकी 140/90 समथिंग। अब आप लेडी से कहेंगे थोड़ी देर आप बैठ जाइएगा, आराम कर लीजिएगा, रेस्ट कर लीजिएगा, बेड प्रोवाइड कर देंगे, थोड़ी बहुत देर रेस्ट करने के बाद आप फिर से मेजर करते हैं उसका बीपी, फिर से फ्रीक्वेंटली आप मेजर करते हैं उसका बीपी। अगर बीपी क्या हो गया है? कम हो गया है, डिक्रीज हो गया है, अगर बीपी डिक्रीज हो गया है किधर की तरफ? नॉर्मल की तरफ, तो फिर हम कहेंगे कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप घर चले जाइए और आपका बीपी है नॉर्मली प्रेगनेंसी कंडीशन के कारण से बढ़ा था जो ऑटोमेटिकली सेटल डाउन हो गया है। लेकिन ध्यान रहे, जब भी आपको लगे, जब भी आपको चक्कर आए, जब भी आपको वर्टिगो, वोमिटिंग कुछ भी हो, तो आपको तुरंत हेल्थ केयर फैसिलिटीज में जाना है और वहां पर आपको बीपी चेकअप करवाना है। और उससे कहेंगे कि 1 वीक के अंदर एटलीस्ट 2 बार तो आपको बीपी चेक करवाना ही करवाना है, क्योंकि हो सकता है ये कंप्लेन आपके अंदर बार बार आए और हो सकता है ये आपके अंदर सीवियर भी हो जाए, इसीलिए आपको 1 वीक के अंदर एटलीस्ट 2 बार तो बीपी चेक करवाना ही करवाना है। ये वो कंडीशन है जब फर्स्ट टाइम आपने बीपी लिया और बीपी हाइपरटेंशन आ रहा था, लेकिन कुछ टाइम रेस्ट करने के बाद उसका बीपी नॉर्मल की तरफ बढ़ता है, यानी कम हो जाता है, यानी डिक्रीज हो जाता है, तो आप उसको घर भेज देते हैं और फॉलो केयर की बात कर देते हैं उससे और उससे कह देते हैं। लेकिन अगर बीपी कुछ इंटरवल के बाद, एटलीस्ट 6 इंटरवल के बाद, पहले तो आधे घंटे 1 घंटे का इंटरवल लेंगे, यानी हाफ आवर एंड 1 आवर का इंटरवल लेंगे, उसके बाद मेजर करेंगे। अगर चेंजेस नहीं हो रहा है, जो पहले थी वही है या फिर बढ़ रही हैं, तो फिर फ्रीक्वेंटली उसका बीपी लेते रहेंगे। और अगर फिर भी चेंजेस नहीं हो रहा है तो फिर उस कंडीशन में ऐसे पेशेंट को या तो रेफर कर देंगे या फिर उसके रिगार्डेड जो प्रॉपर एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट है वो आप प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो सेटल डाउन हो जाए और मैनेज हो जाए। और अगर आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा है तो फिर उसको तुरंत आप रेफर कर देंगे, कहाँ पर? PSC पर या CSC पर, फर्स्ट रेफरल यूनिट पर, तो वहाँ से उसको रेफर आप कर देंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कॉमन इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि PIH क्या होता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन क्या होता है, और अगर फ्रीक्वेंटली आपने बीपी मेजर किया, अगर चेंजेस नहीं मिल रहा है तो फिर आपको क्या करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर चेंजेस मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो फिर आपको रेफर करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पर समझते हैं, फिर इनको डिटेल से अपन आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन आती है, सबसे पहली कंडीशन यहाँ पर आती है, दैट इज जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। पहली कंडीशन आती है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के अंदर, दैट इज जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। और जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में सिंपल सा केवल और केवल बीपी इंक्रीजमेंट हुआ है, केवल बीपी बढ़ती है, यानी इंक्रीज बीपी 140/90 mm ऑफ HG आफ्टर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन। अगर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद, 20 वीक के बाद, प्रेगनेंसी के 20 वीक के बाद अगर बीपी 140/90 या mm ऑफ HG या उससे ज्यादा देखने को मिलता है तो जनरली अपन कहेंगे कि जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है। लेकिन ध्यान रहे, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में केवल बीपी इंक्रीज होगा और बीपी के कारण से जो भी क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेंगे वो उसके अंदर होंगे, लाइक हेडेक वगैरह हो सकता है, जनरली जो होते हैं बीपी के रिगार्डेड जो सिम्टम्स वो यहाँ पर जनरेट हो सकते हैं। तो इंक्रीज बीपी देखने को मिलेगा अगर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन। कितना इंक्रीज? 140/90 mm ऑफ HG या उससे ज्यादा, दैट इज अपन कहेंगे कि जेस्टेशनल हाइपरटेंशन हुआ है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कंडीशन अपन डिस्कस करते हैं, दैट इज प्री इक्लेम्शिया। देखिएगा नाम से मीनिंग निकल रहा है, प्री
और इक्लेम्शिया। प्री और इक्लेम्शिया, देखिएगा इक्लेम्शिया के पहले की कंडीशन है प्री इक्लेम्शिया। अभी आपने प्री इक्लेम्शिया पढ़ा नहीं है इसलिए समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे समझ में जैसे ही पढ़ लोगे आप तो समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको बता दूंगा, डिफरेंशिएट भी करके बता दूंगा। तो यहाँ पर है प्री इक्लेम्शिया। नेक्स्ट कंडीशन है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन के बाद सेकंड कंडीशन है प्री इक्लेम्शिया। इस कंडीशन में बीपी तो इंक्रीज होता ही होता है, यानी हाइपरटेंशन तो देखने को ही मिलता है। हाइपरटेंशन कितना कहा था सर? हाइपरटेंशन हमने कहा था कि 140-90 mm ऑफ एसजी या उससे ज्यादा बीपी हो जाना, दैट इज हाइपरटेंशन हो जाना। तो हाइपरटेंशन तो देखने को मिलेगा, साथ में यहां पर प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा। प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा। अब प्रोटीन यूरिया किस किस ग्रेड का देखने को मिल सकता है? क्या ट्रेस प्रोटीन यूरिया है, क्या 1+ प्रोटीन यूरिया है, क्या 2+ प्रोटीन यूरिया है, क्या 3+ प्रोटीन यूरिया है, क्या 4+ प्रोटीन यूरिया है, ये अपन डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे। तो प्रोटीन यूरिया जनरली यहां पर देखने को मिल सकता है। अब प्रोटीन यूरिया जनरली यहां पर देखने को मिला है तो जनरली आप सबको पता है कि अगर प्रोटीन यूरिया है तो जनरली उसके अंदर एडिमा होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि सर प्रोटीन का लॉस हो रहा है, बॉडी से प्रोटीन लॉस हो रहा है, और बॉडी से प्रोटीन लॉस हो रहा है तो मेजर ऑफ जो प्रोटीन आप मानते हैं एल्बुमिन, तो हाइपो एल्बुमिनिया यहां पर होगा। एल्बुमिन जो प्रोटीन होती है हाइपो एल्बुमिनिया यहां पर होगा। अगर ये होगा तो यहां पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, जो कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा, जिसके कारण से जो ऑन्कोटिक प्रेशर है, जिसके कारण से जो ऑन्कोटिक प्रेशर है वो भी डिक्रीज होगा, जिसके कारण से ऑन्कोटिक प्रेशर है वो भी डिक्रीज होगा, और उसके कारण से सिंपल सा अपन कहते हैं कि अगर ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा है दैट इज एडिमा, ऑब्वियसली होगा ही होगा। तो प्रोटीन यूरिया हो रहा है, प्रोटीन का बॉडी से लॉस हो रहा है तो 100% वहां पर एडिमा देखने को मिलेगा। तो देखेगा जेस्टेशनल हाइपरटेंशन के अंदर क्या क्लिनिकल फीचर थे, यहां पर क्या क्लिनिकल फीचर थे, लाइन सेम है। दीज फीचर अकर आफ्टर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन, सभी फीचर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद ही देखने को मिलेंगे। तो देखिएगा यहां पर डिफरेंस बताता हूं। हमने पढ़ा जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, और जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में मैंने सिंपल सा इतना कहा है कि केवल हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, और हाइपरटेंशन के रिगार्डेड हाइपरटेंशन से एसोसिएटेड जितने भी क्लिनिकल फीचर है वो देखने को यहां पर मिल सकते हैं। बीपी अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? 140-90 mm ऑफ एचजी देखने को मिलेगा। देखिएगा ये यहां पर अवेलेबल है, देखिएगा प्रीक्लेम्शिया में बीपी अवेलेबल है, देखिएगा समझ में आ रहा होगा। तो ये होता है, लेकिन अगर प्रोटीन यूरिया हो रहा है, लेकिन अगर एडिमा हो रहा है तो हम फिर उसको जेस्टेशनल हाइपरटेंशन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? प्रीक्लेम्शिया कहेंगे। कब? जब हमें प्रोटीन यूरिया के साथ साथ एडिमा भी देखने को मिले तो हम कहेंगे कि केवल जेस्टेशनल हाइपरटेंशन नहीं है, ये प्रीक्लेम्शिया की कंडीशन हो चुकी है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में केवल बीपी यानी हाइपरटेंशन होता है, और हाइपरटेंशन से एसोसिएटेड जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो देखने को मिल सकते हैं, यानी नोजिया, वोमिटिंग देखने को मिल सकता है, या फिर हेडेक वगैरह देखने को मिल सकता है। लेकिन प्रोटीन यूरिया, एडिमा वहां पर देखने को नहीं मिलता है। अगर प्रोटीन यूरिया और एडिमा देखने को मिलता है तो हम डायरेक्टली कह देंगे कि प्रीक्लेम्शिया हुआ है। क्या कहेंगे? प्रीक्लेम्शिया हुआ है, और उसके रिगार्डेड जो भी एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट होता है या रेफरल की कंडीशन होती है तो हम रेफर वगैरह करते हैं। आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे इस पूरी कंडीशन को, डोंट वरी, बने रहे। अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव्स हैं तब भी यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, अगर आपका सब्जेक्टिव होगा तो फिर क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो दोनों तरीके से पढ़ते रहे, और अगर अभी तक आपने अपनी नोटबुक नहीं उठाई है तो उठा लीजिएगा, क्योंकि सारा कुछ आपके लिए ही है, आपके लिए ही बेनिफिट होगा। आपको ही लिखना है, आपको ही अपने नोट्स तैयार करना है, और आपको ही एग्जाम देना है। इसलिए नोटबुक और पेन आपके साथ रखें ताकि जो भी जरूरत की चीज लगे आप उसको तुरंत मेंशन कर ले, क्योंकि हर चीज आपको पीडीएफ में अवेलेबल करवाना पॉसिबल नहीं होता है। तो कुछ चीजें एक्स्ट्रा में बताई जाती हैं, वो भी आप यहाँ पर मेंशन करते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और थर्ड कंडीशन अपन देखते हैं, दैट इज इक्लेम्शिया। अब इक्लेम्शिया अपन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद
प्री इक्लेम्सिया से अपन डिफरेंशिएट करेंगे कि प्री इक्लेम्सिया से कैसे डिफरेंशिएट इसको हम कर पाएंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर क्लास हर सेशन आप तक पहुंचे। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस करें। चलिए बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट थर्ड कंडीशन अपन देखते हैं PIH के अंडर। थर्ड कंडीशन है दैट इज इक्लेम्सिया। थर्ड कंडीशन है दैट इज इक्लेम्सिया। तो देखिएगा इक्लेम्सिया को पहले ही मैं यहाँ डिफरेंशिएट करवा देता हूं आपको। हमने थोड़ी देर पहले सेकंड कंडीशन पढ़ी जो कि थी इक्लेम्सिया, जो कि क्या थी, प्री इक्लेम्सिया थी। क्या थी, प्री इक्लेम्सिया थी सर, यही थी, बिल्कुल यही थी सर। इसके अंदर क्या क्या हुआ था सर, इसके अंदर पहली कंडीशन हुई थी सर हाइपर टेंशन देखने को मिला था। क्या देखने को मिला था, हाइपर टेंशन देखने को मिला था। दूसरी कंडीशन हुई थी सर प्रोटीन यूरिया देखने को मिला था। क्या देखने को मिला था, प्रोटीन यूरिया देखने को मिला था। थर्ड कंडीशन थी सर इडीमा देखने को मिला था। थर्ड कंडीशन थी इडीमा देखने को मिला था। यही मिला था ना, बिल्कुल यही मिला था। देखिएगा तीनों कंडीशन यहाँ पर मेंशन है। हाइपरटेंशन यहां पर हो रही है, प्रोटीन यूरिया यहां पर हो रहा है, इडिमा यहां पर हो रहा है। लेकिन एक नया और हाईलाइट कर दिया है मैंने क्लिनिकल फीचर, अगर ये यहां पर अवेलेबल है तो फिर वो प्री इक्लेम्सिया नहीं रहा, किसमें कन्वर्ट हो गया, इक्लेम्सिया में कन्वर्ट हो गया। तो मैंने कहा था इक्लेम्सिया के पहले की कंडीशन को प्री इक्लेम्सिया कहेंगे, यानी इक्लेम्सिया के अंदर जो क्लिनिकल फीचर है वो सारे प्री इक्लेम्सिया के अंदर होते हैं। लेकिन अगर प्री इक्लेम्सिया एडवांस हो जाता है और उसके अंदर क्या होने लग जाता है, कन्वर्जन और सीजर आने लग जाए तो वो कंडीशन कन्वर्ट हो जाती है इक्लेम्सिया के अंदर। यानी इक्लेम्सिया को जनरली अपन डिफाइन करें तो कह सकते हैं इक्लेम्सिया इज डिफाइंड एज प्री इक्लेम्सिया एसोसिएटेड विद सीजर और कन्वर्जन इज नोन एज इक्लेम्सिया। तो आपको समझ में आया प्री इक्लेम्सिया इक्लेम्सिया की पहले की कंडीशन क्यों है। हाँ सर हमें आ गया, क्योंकि यहाँ पर हाइपरटेंशन होता है दोनों के अंदर, यहाँ पर प्रोटीन यूरिया होता है दोनों के अंदर, यहाँ पर इडिमा होता है दोनों के अंदर। ये दोनों क्या है, कॉमन है, दोनों क्या है, कॉमन है। तो एडवांस में क्या आया सर, सीजर और कन्वर्जन आए। अगर सीजर और कन्वर्जन है तो वो इक्लेम्सिया है, यानी प्री इक्लेम्सिया की एडवांस कंडीशन हो जाती है इक्लेम्सिया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और सारे क्लिनिकल फीचर कब देखने को मिलते हैं, आफ्टर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन देखने को मिलते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो अब तीनों कंडीशन को अपन एक बार डिफाइन कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तीन कंडीशन अभी तक हमने पढ़ी। पहली कंडीशन है दैट इज जेस्टेशनल हाइपरटेंशन हमने पढ़ा। दूसरी कंडीशन दैट इज प्री इक्लेम्सिया हमने पढ़ा। क्या पढ़ा, प्री इक्लेम्सिया हमने पढ़ा। तीसरी कंडीशन है इक्लेम्सिया हमने पढ़ा। पहली कंडीशन के अंदर केवल टेंशन होगी, केवल हाइपर टेंशन देखने को मिलेगा और हाइपर टेंशन से एसोसिएटेड जो भी क्लिनिकल फीचर है वो देखने को मिलेंगे, केवल बीपी यहाँ पर बढ़ेगा। दूसरी कंडीशन में बीपी बढ़ेगा यानी हाइपर टेंशन देखने को मिलेगा, उसके अलावा प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा, उसके अलावा इडिमा देखने को मिलेगा। ये यहां पर एडवांस कंडीशन है, यानी जेस्टेशनल हाइपरटेंशन से एडवांस कौन सी कंडीशन, प्री इक्लेम्सिया, और प्री इक्लेम्सिया से एडवांस कंडीशन इक्लेम्सिया। देखिएगा हाइपरटेंशन यहां देखने को मिलेगा, प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा, इडिमा देखने को मिलेगा, लेकिन एक एडवांस फीचर और यहां पर आ जाता है जो कि डेंजरस होता है, दैट इज सीजर और कन्वर्जन यहां पर आ जाता है। यही डिफरेंशिएशन है और यही डिफरेंस है तीनों के अंदर, इसीलिए तीनों को अलग अलग पढ़ा जाता है, तीनों को अलग अलग समझा जाता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और ये सारा कुछ कब होता है, आफ्टर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन होता है। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब डिटेल से 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, 1 बाय 1 एक के बाद एक अपन डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग है अपनी PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, जिसके अंदर 3 कंडीशन को शामिल किया गया है। 3 कंडीशन कौन कौन सी, पहली कंडीशन है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया क्या क्या इन्वॉल्व है, क्या क्या है, हाइपरटेंशन यहाँ पर होता है। दूसरी कंडीशन प्री इक्लेम्सिया, जिसके अंदर क्या क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है, प्रोटीन यूरिया होता है, इडिमा होता है। और थर्ड कंडीशन इक्लेम्सिया, जिसके अंदर हाइपरटेंशन होता है, प्रोटीन यूरिया होता है,
उसके अलावा इडिमा होता है और उसके अलावा सीजर देखने को मिलता है। यानी एडवांस में ये हैं और यहाँ पर एडवांस में ये हैं, बस इसी कारण से इनको डिफरेंशिएट किया जाता है अलग अलग। तो सबसे सीवियर कंडीशन कौन सी? सबसे सीवियर कंडीशन है इक्लेम्शिया। क्वेश्चन आ जाए कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में से मोस्ट डेंजरस कंडीशन कौन सी है, तो आपका आंसर जाएगा इक्लेम्शिया। आपका आंसर जाएगा इक्लेम्शिया। क्वेश्चन आ जाए, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है और पेशेंट को सीजर आ रहा है, तो कौन सी कंडीशन है? क्या जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है, क्या प्रीक्लेम्शिया है, क्या इक्लेम्शिया है? आपका आंसर चला जाएगा इक्लेम्शिया, क्योंकि सीजर यहीं पर आता है। तो मेरे यहां तक समझ में आ गया होगा। अब डिटेल से 1 बाय 1 डिस्कस इन सबको करेंगे। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे प्री इक्लेम्शिया को। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे प्री इक्लेम्शिया को, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप जीवन एजुकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो जीवन एजुकेशन के साथ जुड़ जाए, और मिशन एजुकेशन ऐप अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए और वहां पर टाइप करें मिशन एजुकेशन ऐप और वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरे तीसरे नंबर पे आपका मिशन एजुकेशन ऐप आएगा और उसके अंदर जो भी कंटेंट है उनका बेनिफिट लीजिएगा। और साथ ही वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा, ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिएगा, ताकि सभी तक के क्लासेस पहुंचे, ताकि सभी को बेनिफिट हो सके। चलिए बढ़ते हैं और पहली कंडीशन और नेक्स्ट कंडीशन अपन पढ़ेंगे, दैट इज अ प्री इक्लेम्शिया। नाम से मीनिंग मैंने काफी अच्छी तरीके से आपको समझा दिया और काफी अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आ गया क्या क्या यहाँ पर होगा। प्री इक्लेम्शिया होगा, प्री इक्लेम्शिया होगा मतलब क्या क्या होगा सर, एक बार फिर से बता दे। तो यहां पर होगा सर हाइपरटेंशन होगा। क्या होगा? हाइपरटेंशन होगा। यहां पर होगा सर प्रोटीन यूरिया होगा। क्या होगा? प्रोटीन यूरिया होगा। सर इडिमा होगा तो इडिमा होगा। ये 3 कंडीशन आपको याद हैं तो आप प्री इक्लेम्शिया पर राजा बन गए हैं। प्री इक्लेम्शिया आपको हमेशा याद रहेगा, चाहे नींद में पूछे, चाहे शाम को पूछे, चाहे दिन में पूछे, कभी भी पूछे, आपको प्री इक्लेम्शिया याद है। 3 कंडीशन होती हैं सर, हाइपरटेंशन होता है, प्रोटीन यूरिया होता है और इडिमा तो ऑब्वियसली होगा ही होगा क्योंकि प्रोटीन यूरिया हो रहा है। डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन क्लियर करते हैं। डेफिनेशन में सिंपल सा लिखा हुआ है, अगर ऑब्जेक्टिव पेपर है तो डेफिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल तीनों कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। और अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव पेपर है, तो फिर डेफिनेशन लिखना ही पड़ेगा। अभी कंफर्म नहीं हुआ है आपका कि ऑब्जेक्टिव पेपर है या सब्जेक्टिव है, लेकिन हालांकि काफी प्रोसेस हो चुकी है और ऑलमोस्ट 1-2 दिन के अंदर आपका फैसला भी आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं और इसके अंदर देखते हैं डेफिनेशन। देखिएगा इसके अंदर लिखा हुआ है साफ साफ, इट इज अ मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर। क्या है? मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। अननोन इटियोलॉजी, जिसका इटियोलॉजी क्या है? अननोन है। कैरेक्टराइज बाय राइज बीपी, कैरेक्टराइज बाय यानी इसके अंदर क्लिनिकल फीचर होते हैं राइज बीपी, बीपी बढ़ जाती हैं। कितनी बढ़ जाती हैं? 140-90 mm ऑफ एचजी या उससे ज्यादा हो जाती हैं। विद प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है और इडिमा देखने को मिलता है। इडिमा में भी स्पेशली पैथोलॉजिकल इडिमा देखने को मिलता है। तो सिंपल से कह सकते हैं कि प्रीक्लेम्शिया एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है जिसका एटियोलॉजी अननोन है और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी क्लिनिकल फीचर हैं जो प्रेजेंट होते हैं वो होता है हाइपरटेंशन, उसके साथ प्रोटीन यूरिया और उसके साथ इडिमा। अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ हैं तो हम कहेंगे कि लेडी को, हम कहेंगे कि पेशेंट को क्या हुआ है? प्रीक्लेम्शिया हुआ है। चलिए एक लाइन और लिखिए, इसको और पढ़ते हैं। इट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन विद प्रोटीन यूरिया, यानी इसको हाइपरटेंशन विद प्रोटीन यूरिया भी अपन जनरली कहते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और इसका इंसिडेंस अपन देखते हैं। क्या देखते हैं? इंसिडेंस। इसका इंसिडेंस कितना है, कितना परसेंटेज केस इसका देखने को मिल सकते हैं वर्ल्ड के अंदर, इंडिया के अंदर। तो जनरली जितनी भी प्रेगनेंसी केस होते हैं उनमें से 5 से 15%, 5 to 15% केसेस में प्रीक्लेम्शिया देखने को मिलता है। प्रीक्लेम्शिया यानी हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया और इडिमा देखने को मिलता है, याद रखेगा। अगर प्राइमरी ग्रेविडा है तो 10% देखने को मिलता है, मल्टी ग्रेविडा है तो 5% देखने को मिलता है। ये केवल इंसिडेंस हैं जो कि जनरली पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है। बाकी यहां से क्वेश्चन अगर
ऑब्जेक्टिव पेपर आपका है तो क्वेश्चन आपसे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, और सब्जेक्टिव है तो फिर आपको लिखना पड़ेगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपका क्या ऑर्डर आता है उस पर डिपेंड है, ठीक है। तो बाकी फिर भी आप याद रखें, जैसे ही आपका ऑर्डर आ जाता है आपको वही टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, वही टॉपिक्स कवर करवाए जाएंगे, वही मैटर अवेलेबल करवाया जाएगा जो डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्योंकि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन थोड़ा से चेंजेस हो सकते हैं, आपका मैटर थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सस्पेंस रखिएगा, ऑर्डर आने दीजिएगा, 1-2 दिन के अंदर आपका ऑर्डर फाइनली आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इंसिडेंस के बाद अपन डिस्कस करते हैं प्रोटीन यूरिया। मैंने कहा था प्रोटीन यूरिया ग्रेड के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है, ट्रेस प्रोटीन यूरिया हो सकता है, +1 प्रोटीन यूरिया हो सकता है, +2 हो सकता है, +3 हो सकता है, +4 प्रोटीन यूरिया हो सकता है। चलिए इनका क्या क्या मतलब है वो अपन समझते हैं। सबसे पहले तो प्रोटीन यूरिया का मीनिंग आप समझे। प्रोटीन यूरिया नाम से मीनिंग निकल रहा है, प्रोटीन यूरिया, यूरिन तो कह सकते हैं कि यूरिन, यूरिन तो कह सकते हैं, यूरिया तो कह सकते हैं यूरिन, और प्रोटीन यानी यूरिन के अंदर प्रोटीन का प्रेजेंस होना, यूरिन के अंदर प्रोटीन अवेलेबल होना, दैट इज हम कहेंगे प्रोटीन यूरिया। लिखा हुआ है एक लाइन में सिंपल सा, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन, यूरिन के अंदर प्रोटीन का प्रेजेंट होना, दैट इज कहेंगे प्रोटीन यूरिया। यानी जनरली अपन कह सकते हैं कि यूरिन के साथ प्रोटीन का लॉस होना क्या होता है, प्रोटीन यूरिया होता है। अब कैसे कैसे ग्रेड के अकॉर्डिंग ये हो सकते हैं देखिएगा। अगर प्रोटीन यूरिया ट्रेस प्रोटीन यूरिया है, अगर ट्रेस प्रोटीन यूरिया है तो मीनिंग समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर ट्रेस प्रोटीन यूरिया है तो हम मेजरमेंट कर रहे हैं, यूरिन को लिया हमने 1 लीटर के अंदर, यूरिन को लिया हमने 1 लीटर के अंदर, और उसके अंदर मेजर किया प्रोटीन, तो उसके अंदर देखने को मिलेगा ओनली 0.1 ग्राम प्रोटीन। अगर 0.1 ग्राम प्रोटीन प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ यूरिन के अंदर, तो हम कहेंगे ट्रेस टाइप का प्रोटीन यूरिया है। यानी प्रोटीन का अमाउंट कितना है, केवल 0.1 ग्राम है 1 लीटर यूरिन के अंदर। यानी जनरली अपन कह सकते हैं अगर ट्रेस प्रोटीन यूरिया है तो जो यूरिन है 1 लीटर यूरिन के अंदर कितना लॉस हो रहा है प्रोटीन का, 0.1 ग्राम प्रोटीन लॉस हो रहा है। अगर प्रोटीन यूरिया है 1+ प्रोटीन यूरिया है, अगर प्रोटीन यूरिया 1+ है तो हम कहेंगे कि 1 लीटर यूरिन के अंदर कितना ग्राम प्रोटीन अवेलेबल है, 0.3 ग्राम प्रोटीन अवेलेबल है। यानी 1 लीटर यूरिन में कितना लॉस हो रहा है प्रोटीन का, 0.3 ग्राम प्रोटीन लॉस हो रहा है। अगर प्रोटीन यूरिया 2+ में है, अगर प्रोटीन यूरिया 2+ में है तो हम कहेंगे कि 1 लीटर यूरिन के अंदर 1 ग्राम प्रोटीन अवेलेबल है, यानी 1 ग्राम प्रोटीन का लॉस हो रहा है थ्रू द यूरिन। अगर प्रोटीन यूरिया है 3+ में तो हम कहेंगे 1 लीटर यूरिन में कितना ग्राम प्रोटीन प्रेजेंट है, 3 ग्राम प्रोटीन प्रेजेंट है, और इतना लॉस हो रहा है, यानी 3 ग्राम प्रोटीन लॉस हो रहा है 1 लीटर यूरिन के थ्रू। उसके अलावा अगर प्रोटीन यूरिया 4+ में है तो हम कहेंगे कि 5 ग्राम या मोर देन 5 ग्राम प्रोटीन लॉस हो रही है यूरिन के थ्रू, 1 लीटर यूरिन के थ्रू। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से समराइज करवाते हैं। अगर ट्रेस प्रोटीन यूरिया है तो नुकसान कितना है, लॉस कितना हो रहा है, 0.1 ग्राम प्रोटीन लॉस हो रहा है 1 लीटर यूरिन के थ्रू। उसके अलावा अगर प्रोटीन यूरिया 1+ में है तो 0.3 ग्राम प्रोटीन लॉस हो रही है 1 लीटर यूरिन के साथ। अगर प्रोटीन यूरिया 2+ में है तो हम कहेंगे कि 2 ग्राम प्रोटीन लॉस हो रही है 1 लीटर यूरिन के थ्रू। अगर प्रोटीन यूरिया 3+ में है तो हम कहेंगे कि 3 ग्राम प्रोटीन लॉस हो रही है 1 लीटर यूरिन के थ्रू। और अगर हम कहे कि प्रोटीन यूरिया 4+ में है तो हम कहेंगे कि 5 ग्राम और उससे ज्यादा प्रोटीन लॉस हो रही है 1 लीटर यूरिन के थ्रू। तो आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये तो आपको समझ में आ गया, यहीं पर मैं आपको बता देता हूं, अगर प्रोटीन यूरिया है तो फिर क्या होगा, प्रोटीन यूरिया है तो फिर क्या होगा सर, इडिमा होगा। देखिएगा प्रोटीन यूरिया है यानी यूरिन में प्रोटीन है, यानी प्रोटीन क्या हो रही है, लॉस हो रही है। अब प्रोटीन लॉस हो रही है, प्रोटीन का मेजर पोर्शन एल्बुमिन होता है,
प्रोटीन का मेजर पोर्शन क्या होता है, एल्बुमिन होता है। एल्बुमिन लॉस हो रही है तो हम जनरली कहेंगे कौन सी कंडीशन है, हाइपो एल्बुमिनिया यहाँ पर देखने को मिल सकता है। क्या, हाइपो एल्बुमिनिया यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और ऐसी कंडीशन है तो यहाँ पर जो कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है, कौन सा प्रेशर, कोलोइडल ओस्मोटिक प्रेशर, कोलोइडल ओस्मोटिक प्रेशर है वो डिक्रीज होगा। और ये डिक्रीज होगा तो यहाँ पर जो ऑन्कोटिक प्रेशर है किडनीज के अंदर, जो ऑन्कोटिक प्रेशर है वो भी डिक्रीज होगा। और ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो हम कहेंगे इडिमा देखने को मिलेगा। तो अब कहिए कि इडिमा देखने को क्यों मिला, सर इडिमा देखने को इसलिए मिला क्योंकि प्रोटीन का लॉस हो रहा है बॉडी से, और प्रोटीन का बॉडी से लॉस होगा तो वहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा, और ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉडी में इडिमा तो देखने को ही मिलेगा। तो इडिमा देखने को यहां पर मिलता है। किस लिए मिला, समझ आ गया, प्रोटीनूरिया हो रहा है इसलिए इडिमा तो होना ही होना है। तो आपको यहाँ तक की सारी कंडीशन जो भी अभी तक मैंने बताया वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, दिमाग में घुस गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है यहाँ तक क्लियरली समझ में आ गया होगा। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी तक पहुंचे, सभी को बेनिफिट हो, ताकि सभी अच्छी तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ प्री एक्लेम्शिया। प्री एक्लेम्शिया के टाइप अपन डिस्कस करेंगे, जो कि सीवियरिटी के अकॉर्डिंग केवल 2 टाइप अपन डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर एक टाइप है दैट इज अ माइल्ड प्री एक्लेम्शिया, दूसरा टाइप है दैट इज अ सीवियर प्री एक्लेम्शिया। माइल्ड प्री एक्लेम्शिया नाम से मीनिंग निकल रहा है यहाँ पर, माइल्ड प्री एक्लेम्शिया मतलब कि सीवियर नहीं है, सीवियर नहीं है, केवल माइल्ड टाइप का प्री एक्लेम्शिया यानी लेस सीवियर टाइप का प्री एक्लेम्शिया है। देखिएगा इस कंडीशन में क्या होगा, जो बीपी है, इस कंडीशन में जो बीपी है वो कितनी होगी, इस कंडीशन में जो बीपी है वो हो जाती है 140/90 mm ऑफ एचजी से लेकर कितना 160/10 तक समथिंग ये होती है। यानी बीपी यहां पर देखने को मिलेगी 140/90 mm ऑफ एचजी से तो ज्यादा, लेकिन 160/110 से कम देखने को मिलेगी। यानी जनरली जो बीपी देखने को मिलेगी कितनी 140/90 mm ऑफ एचजी से तो ज्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन 160/110 से कम देखने को मिलेगी। ये लाइन आपको याद रखना है, आपको हमेशा याद रहेगा माइल्ड टाइप का प्री एक्लेम्शिया। उसके अलावा प्रोटीनूरिया की अगर अपन बात करें तो यहां पर प्रोटीनूरिया +1 और +2 कैटेगरी का देखने को मिलेगा, +1 और +2 ग्रेड का देखने को मिलेगा। सर +1 से मतलब क्या था, हम तो भूल गए, लेकिन आपको भूलना नहीं है। प्रोटीनूरिया +1 से मतलब है प्रोटीन का लॉस हो रहा है 0.3 ग्राम पर लीटर यूरिन के साथ, यानी 1 लीटर यूरिन में कितना ग्राम लॉस हो रहा है, 0.3 ग्राम लॉस हो रहा है। और +2 का मतलब था कि 1 ग्राम प्रोटीन लॉस हो रहा है 1 लीटर यूरिन के साथ। तो आपको याद रखना है यहां पर किस ग्रेड का प्रोटीनूरिया देखने को मिलेगा, +1 और +2 ग्रेड का यहाँ पर प्रोटीनूरिया देखने को मिलेगा। उम्मीद है समझ में आ गया। और आप सबको पता है अगर प्रोटीनूरिया है तो फिर क्या है, इडिमा है। तो इडिमा यहाँ पर प्रेजेंट है, इडिमा यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है। और ऐसी कंडीशन में नीड मिलेगी, हमें जरूरत होगी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन की, हाइपरटेंसिव मेडिकेशन अवेलेबल करवानी पड़ेगी। अब कौन कौन सी करवानी पड़ेगी वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। केवल आपको याद रखना है कि माइल्ड टाइप में हाइपरटेंसिव यानी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन की जरूरत पड़ेगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा माइल्ड टाइप का प्री एक्लेम्शिया क्या है। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और आगे डिस्कस करते हैं सेकेंड टाइप का प्री एक्लेम्शिया, दैट इज अ सीवियर प्री एक्लेम्शिया। और सीवियर प्री एक्लेम्शिया है दैट हम कहेंगे सीवियर प्री एक्लेम्शिया है मतलब सीवियरिटी ज्यादा है, खतरनाक ज्यादा है, डेंजरस यहां पर होगा। तो यहां पर जो बीपी होगी काफी ज्यादा होगी, काफी ज्यादा मतलब 160/110 से ज्यादा बीपी देखने को मिलेगी। कितना 160/110 mm ऑफ एचजी से भी ज्यादा यहां पर बीपी देखने को मिलेगी। अगर ऐसी कंडीशन है तो हम कहेंगे कि सीवियर टाइप का प्री एक्लेम्शिया है। और ऐसी कंडीशन है तो काफी सारे अलग अलग क्लिनिकल फीचर यहां पर देखने को मिलेंगे। उसके अलावा प्रोटीनूरिया देखने को मिलेगा +3 और +4 डिग्री का।
सर +3 और +4 डिग्री क्या? सर हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया, आपको याद रखना चाहिए। +3 मतलब होता है 3 ग्राम, यानी 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से यूरिन के अंदर प्रोटीन लॉस होगा। यानी 1 लीटर में कितना प्रोटीन लॉस? 3 ग्राम प्रोटीन लॉस। अगर 4 डिग्री का है, 4+ का है, तो हमने कहा था कि 5 ग्राम और 5 ग्राम से ज्यादा अगर लॉस हो रहा है 1 लीटर यूरिन में, दैट इज 4 डिग्री का आपका प्रोटीन यूरिया होगा। याद रखना है, भूलना नहीं है। चलिए, अगर प्रोटीन यूरिया है तो इडीमा तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, इडीमा तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। उसी के साथ एपिगैस्ट्रिक पेन यहाँ पर हो सकता है क्योंकि सीवियर कंडीशन है। अगर हाइपरटेंशन ज्यादा है तो बीपी के साथ साथ हेडेक देखने को मिलेगा, वर्टिगो देखने को मिलेगा, वर्टिगो देखने को मिलेगा, उसके साथ हेडेक देखने को मिलेगा, एपिगैस्ट्रिक पेन देखने को मिलेगा, उसी के साथ विजुअल डिस्टरबेंस भी देखने को मिल सकता है। उसको विजन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। हाइपरटेंशन का क्लिनिकल फीचर माना जाता है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। अगर ज्यादा सीवियर हाइपरटेंशन है तो हेडेक तो जनरली होता ही है, एपिगैस्ट्रिक पेन भी होता है, विजुअल डिस्टरबेंस भी होता है। याद रखिएगा, जो जनरल फीचर हैं उनको भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। उम्मीद है यहां तक भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक जो भी पढ़ा है आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा कि प्रीएक्लेम्शिया के रिगार्डेड जो भी टॉपिक हमने कवर किए हैं आपके माइंड में सेट हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपन इटियोलॉजी ऑफ प्रीएक्लेम्शिया। प्रीएक्लेम्शिया के कारण अपन देखते हैं, प्रीएक्लेम्शिया के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो बेसिकली मैंने कहा है, डेफिनेशन में ही क्लियर किया हम लोगों ने, डेफिनेशन में हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो हमने कहा है कि बेसिकली इसका जो एग्जैक्ट कोज है अननोन है, ऐसा हमने कहा है, आप सबको पता होगा। हमने कहा है कि एग्जैक्ट कोज अननोन है, यानी ये इडियोपैथिक है। उसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर माने गए हैं जिसके कारण से प्रीएक्लेम्शिया हो सकता है। कुछ रिस्क फैक्टर माने गए हैं जिसके कारण से प्रीएक्लेम्शिया हो सकता है, जो कि केवल नाम अपन डिस्कस करेंगे, बाकी ज्यादा डिटेल से आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। तो सबसे पहला रिस्क फैक्टर है दैट इज वैसोस्पाज्म, यानी जो भी ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाता है, स्पाज्म हो जाता है तो बीपी बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बीपी बढ़ जाता है। इतना सा आप याद रखें, वैसोस्पाज्म भी एक कारण है प्रीएक्लेम्शिया का। उसके अलावा एंडोथेलियल डिसफंक्शन, एंडोथेलियल डिसफंक्शन के कारण से भी प्रीएक्लेम्शिया हो सकता है, जिसके कारण से एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म होगा। एंडोथेलियल डिसफंक्शन होगा तो अब एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म होगा, इस्चीमिया वगैरह की कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलेगी, और एक्सेसिव फ्री रेडिकल्स यहाँ पर फॉर्मेशन हो सकते हैं, जिसके कारण से प्रीएक्लेम्शिया की कंडीशन हो सकती है। उसके अलावा एबनॉर्मल प्लेसेंटेशन हो सकता है, प्लेसेंटा का नॉर्मल इम्प्लांटेशन नहीं होकर एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन हो रहा है तो भी प्रीएक्लेम्शिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ओबेसिटी के कारण से भी प्रीएक्लेम्शिया देखने को मिल सकती है, ओबेसिटी के कारण से भी प्रीएक्लेम्शिया देखने को मिल सकती है। उसके अलावा वेट गेन अगर हो रहा है तो उसके कारण से भी हो सकती हैं। उसके अलावा अगर प्रीवियसली हिस्ट्री है, अगर प्रीवियसली लेडी के अंदर हिस्ट्री है प्रीएक्लेम्शिया से रिगार्डेड, हाइपरटेंशन से रिगार्डेड, तो उसके अंदर भी हो सकता है। अगर लेडी को पहले से ही हाइपरटेंशन है तो प्रेगनेंसी के कंडीशन में उसको हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है। तो ये सारे नॉर्मली रिस्क फैक्टर माने जाते हैं, बाकी इसका एग्जैक्ट कोज अननोन है। इतना सा आप याद रखें और इतना सा सफिशिएंट है अगर आप थ्योरेटिकल एग्जाम देने वाले हैं। बाकी प्रैक्टिकल एग्जाम देने वाले हैं, यानी ऑब्जेक्टिव पेपर देने वाले हैं, तो इन सब में से क्वेश्चन आपसे पूछा ही नहीं जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो रिस्क फैक्टर आपसे पूछा जाएगा, जिनमें से इन तीनों में से ही आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, वैसोस्पाज्म, एंडोथेलियल डिसफंक्शन या एबनॉर्मल प्लेसेंटर या एबनॉर्मल प्लेसेंटेशन देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है प्रीएक्लेम्शिया के ये रिस्क फैक्टर आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं इसका मैनेजमेंट। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट किसका? प्रीएक्लेम्शिया का। प्रीएक्लेम्शिया का मैनेजमेंट कैसे कैसे करेंगे, प्रीएक्लेम्शिया का मैनेजमेंट कैसे कैसे करेंगे, तो अपन थोड़ा सा डिटेल से नहीं जाएंगे क्योंकि ज्यादा सिलेबस में आपके हैं नहीं।
और ऑब्जेक्टिव पेपर है तो फिर ज्यादा डिटेल आपसे पूछी भी नहीं जाएगी, लेकिन अभी तक आपको कंफर्म नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा सा अपन डिटेल से भी पढ़ेंगे क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा अगर एग्जाम में आ जाता है तो। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले प्री एक्लेम्सिया का मैनेजमेंट अपन करेंगे, उसके अंदर सबसे पहले आपको याद रखना है प्री एक्लेम्सिया के मैनेजमेंट के अंदर रेस्ट प्रोवाइड करेंगे। जो भी लेडी है उसको प्रॉपर रेस्ट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि अगर लेडी प्रॉपरली रेस्ट प्रोवाइड करेगी, प्रॉपरली रेस्ट लेगी तो उसके अंदर जो रीनल फ्लो है वो प्रॉपर होगा, और रीनल फ्लो प्रॉपर होगा तो यूरिन आउटपुट क्या होगा, इंक्रीज होगा। यूरिन आउटपुट इंक्रीज होगा तो बीपी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और बीपी डिक्रीज होगी तो हाइपर टेंशन में रिलीफ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हाइपर टेंशन में रिलीफ मिलेगी नहीं मिलेगी, हाँ सर हाइपर टेंशन कम होगा, इसलिए रेस्ट की जरूरत पड़ती है, याद रखिएगा। दूसरी बात, दूसरा मैनेजमेंट अपन करेंगे डाइट से रिगार्डेड। सर डाइट में क्या देंगे, सर लेडी को प्रोटीन यूरिया हो रहा है तो हाई प्रोटीन डाइट अपन देंगे। क्या देंगे, हाई प्रोटीन डाइट अपन देंगे, क्योंकि सर लेडी को प्रोटीन यूरिया हो रहा है, प्रोटीन लॉस हो रहा है, और प्रोटीन लॉस हो रहा है तो इडिमा उसको हो रहा है, इसलिए हाई प्रोटीन डाइट वहां पर देंगे। कितना देंगे, समथिंग 100 ग्राम पर डे के अकॉर्डिंग उसकी डाइट में अपन ऐड कर देंगे। याद रखिएगा एग्जाम में पूछा हुआ है, कि प्री एक्लेम्सिया की कोई लेडी है, प्री एक्लेम्सिया अगर उसको हुआ है तो कौन सी डाइट आप देंगे, याद रखिएगा हाई प्रोटीन डाइट आप देंगे, याद रखिएगा भूलना नहीं है, हाई प्रोटीन डाइट आप देंगे। उसके अलावा क्या करेंगे, उसके अलावा नेक्स्ट मैनेजमेंट करेंगे डायूरेटिक्स प्रोवाइड करेंगे। क्या देंगे, डायूरेटिक्स प्रोवाइड करेंगे। तो जनरली आप सबको पता होगा, जो भी नोटबुक साथ में नहीं रखे हैं नोटबुक उठा लीजिएगा, और जो मैं मेंशन कर रहा हूं उनको मेंशन कर लीजिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव पेपर देने वाले हैं तब भी क्वेश्चन आएगा, सब्जेक्टिव देने वाले हैं तब भी क्वेश्चन आएगा, इसलिए नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट मैनेजमेंट अपन करेंगे। नेक्स्ट मैनेजमेंट में क्या प्रोवाइड करेंगे, डायूरेटिक्स प्रोवाइड करेंगे। सर जनरली नॉर्मल प्रेगनेंसी में डायूरेटिक्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, आपको याद होगा। डायूरेटिक्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड माने जाते हैं, कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार का डायूरेटिक्स नहीं दिया जाता है प्रेगनेंसी कंडीशन में। नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूं, नॉर्मल कंडीशन में किसी भी टाइप का कोई भी डायूरेटिक्स अवेलेबल नहीं करवाया जाता है, किसी भी टाइप का कोई डायूरेटिक्स प्रोवाइड नहीं किया जाता है नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर। क्यों, क्योंकि ये प्लेसेंटल जो बैरियर है उसको क्रॉस कर जाते हैं, और क्रॉस करने के बाद आगे जाकर कॉम्प्लिकेशन जनरेट कर सकते हैं, इसीलिए डायूरेटिक्स नहीं दिए जाते। लेकिन अगर कंडीशन कौन सी आ गई है, प्रीक्लेम्सिया की कंडीशन आ गई है और जरूरत है कि नहीं हमें देना ही पड़ेगा, तो फिर ऐसी कंडीशन में हम प्रीक्लेम्सिया की कंडीशन में हम डायूरेटिक्स के रूप में लेसिक्स देते हैं। क्या देते हैं, लेसिक्स देते हैं, या फिर प्रूसेमाइड देते हैं। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो लेसिक्स और प्रूसेमाइड आप दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे नॉर्मल प्रेगनेंसी में आपको नहीं देना है, नॉर्मल प्रेगनेंसी में आपको नहीं देना है, याद रखिएगा इतना सा। तो डायूरेटिक से आप मैनेजमेंट कर देंगे। उसके अलावा डायूरेटिक से आप कहेंगे कि सर डायूरेटिक से मैनेजमेंट कैसे होगा, तो अभी बताया मैंने, अगर डायूरेटिक्स होगा, डायूरेटिक्स आप देंगे तो यूरिन आउटपुट क्या होगा, बढ़ेगा, यूरिन आउटपुट क्या होगा, बढ़ेगा, और यूरिन आउटपुट इंक्रीज होगा तो बीपी लो होगा, बीपी डिक्रीज होगा, यानी हाइपरटेंशन से रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ सर बिल्कुल मिलेगा। तो डायूरेटिक्स आप प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा क्या प्रोवाइड करेंगे, तो उसके अलावा आप प्रोवाइड करेंगे एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन यानी ऐसी मेडिकेशन जो कि बीपी को कम करने का काम करती हैं, जो कि बीपी को कम करने का काम करती हैं, जिसके अंदर बेसिकली 2 ही मेडिकेशन आपको याद रखनी है, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। एक मेडिकेशन आती है जिसको लेबेटालोल कहते हैं, लेबेटालोल, ये मेडिकेशन आपको यहां पर देनी है। उसके अलावा मिथाइल डोपा आप दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, मिथाइल डोपा, मिथाइल
डोपा आप दे सकते हैं। तो बेसिकली ये 2 ही मेडिकेशन आपको याद रखनी है, ज्यादा आप याद नहीं रखे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर फर्स्ट प्रायोरिटी की अपन बात करें तो फर्स्ट प्रायोरिटी में आप केवल लेबेटालोल ही दे दो। क्या दे दो? लेबेटालोल ही दे दो। ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है प्रीक्लेम्शिया की कंडीशन में लेबेटालोल को, याद रखिए। तो क्या कौन सी मेडिकेशन देंगे? एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन में लेबेटालोल और मिथाइल डोपा आप देंगे, जिसके अंदर फर्स्ट चॉइस में आप मानेंगे लेबेटालोल को फर्स्ट प्रायोरिटी में, ठीक है। उसके अलावा एक पॉइंट और मैं यहां पर मेंशन करवा देता हूं, अगर ऑब्जेक्टिव पेपर आप देने वाले हैं तो यहां से आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, यहां से आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि अगर कोई लेडी आपके पास आती है, अगर कोई लेडी आपके पास आती है और उसको प्री इक्लेम्शिया है और उसको एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन देनी है, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन देनी है, तो कौन सी ऐसी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन होती हैं जिसको आप कॉन्ट्राइंडिकेटेड मानते हैं? जिसको आप कॉन्ट्राइंडिकेटेड मानते हैं तो आपका आंसर जाएगा सर ECE इनहिबिटर। ECE इनहिबिटर जो ड्रग्स आती हैं उनको कॉन्ट्राइंडिकेटेड माना जाता है प्री इक्लेम्शिया की कंडीशन में, याद रखिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव पेपर देने वाले हैं तो यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर लेडी है, प्री इक्लेम्शिया है और उसको एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन आप दे रहे हो तो कौन सी मेडिकेशन आप नहीं दोगे, कौन सी मेडिकेशन वहां पर कॉन्ट्राइंडिकेटेड मानी जाती हैं? तो ACE इनहिबिटर जितनी भी मेडिकेशंस होती हैं वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड मानी जाती हैं। और एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन में फर्स्ट चॉइस में आप लेबेटालोल देंगे, उसके बाद मिथाइल डोपा आप वहां पर दे सकते हैं। तो उम्मीद है इतनी सी मेडिकेशन आप वहां पर देंगे, क्योंकि इतनी सी ही आपके पास अवेलेबल होगी। एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं होती है, और अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो फिर आपका सीधा सा काम बनता है आप पेशेंट को ज्यादा स्टे ना करवाए और रेफर बना दे, और रेफर कर दिया आप या तो CSC पर या फिर PSC पर, कहीं पर भी रेफर आप कर सकते हैं। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके पास ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास अवेलेबल है, आपसे मैनेज हो सकता है केस तो करना, अगर नहीं करना तो फिर आपको रेफर कर देना है, क्योंकि इतना ही आपको करना है, ज्यादा वर्कलोड आपको नहीं लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैनेजमेंट अपन करेंगे, दैट इज एंटी कन्वल्सिव मेडिकेशन। सर हम एंटी कन्वल्सिव मेडिकेशन क्यों देंगे? प्री इक्लेम्शिया में हमने पढ़ा, समझने की कोशिश कीजिएगा, प्री इक्लेम्शिया में हमने पढ़ा कि सर यहां पर तो हाइपरटेंशन होता है, यहां पर तो प्रोटीन यूरिया होता है, यहां पर तो इडिमा होता है, फिर एंटी कन्वल्सिव मेडिकेशन क्यों देंगे? तो आप याद रखिएगा, यहां पर एंटी कन्वल्सिव मेडिकेशन केवल प्रोफाइलेटिक यूज के लिए दी जाती हैं। किस लिए? प्रोफाइलेटिक यूज के लिए दी जाती हैं। अगर सीवियर प्री इक्लेम्शिया है, अगर सीवियर प्री इक्लेम्शिया की कंडीशन है तो हम एंटी कन्वल्सिव मेडिकेशन देते हैं। क्यों देते हैं? सीवियर प्री इक्लेम्शिया क्या होता है? 160 110 mm ऑफ SGBP हो जाए, दैट इज सीवियर प्री इक्लेम्शिया। अगर सीवियर प्री इक्लेम्शिया है तो ऐसी कंडीशन में प्रोफाइलेटिक यूज के लिए हम एंटी कन्वल्सिव मेडिकेशन देते हैं। वो इसलिए देते हैं ताकि प्री इक्लेम्शिया कन्वर्ट ना हो जाए इक्लेम्शिया की कंडीशन में, ताकि सीजर ना आ जाए गलती से भी। तो एंटी कन्वल्सिव मेडिकेशन केवल प्रोफाइलेटिक यूज के लिए देते हैं, जिसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती हैं। याद रखिएगा, मैग्नीशियम सल्फेट एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। तो मैग्नीशियम सल्फेट यहां पर आप दे सकते हैं, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। तो ये बेसिकली मैनेजमेंट हुआ। अब यहीं पर आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैं बता देता हूं। अगर आप एंटी कन्वल्सिव मेडिकेशन देते हैं, अगर आप एंटी कन्वल्सिव मेडिकेशन देते हैं और मैंने बताया आपको कि एंटी कन्वल्सिव मेडिकेशन में क्या देना है, आपको क्या देना है आपको, तो मैंने कहा है कि मैग्नीशियम सल्फेट देना है। क्या देना है? मैग्नीशियम सल्फेट देना है। तो इसकी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर मैग्नीशियम सल्फेट का ओवरडोज हो जाता है, अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है तो इसके रिगार्डेड एंटीडोट आप क्या देंगे? इसके रिगार्डेड एंटीडोट आप क्या देंगे? तो आपको याद रखना है क्या देंगे,
कैल्शियम ग्लूकानेट देंगे। क्या देंगे? कैल्शियम ग्लूकानेट आप देंगे। क्या देंगे? कैल्शियम ग्लूकानेट आप देंगे। याद रखिएगा, अगर मैग्नीशियम सल्फेट का टॉक्सिसिटी हो जाता है, ओवरडोज हो जाता है, तो उसका एंटीडोट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, ताकि एंटीडोट देकर आप लेडी को बचा सके। तो कैल्शियम ग्लूकानेट देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के रिगार्डेड, याद रखिएगा, काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा हुआ है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। चलिए, उम्मीद है यहां तक आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अब जो मैनेजमेंट हमने प्रोवाइड किया है, अगर वो आपको याद नहीं रहता है तो एक ट्रिक वाइज हम इसको समझते हैं। ट्रिक से हम समझते हैं कि प्री एक्लेम्शिया का मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे। तो सिंपल सा है, एक छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक केवल इतनी सी है, पीस। ट्रिक केवल इतनी सी है, PEACE, पीस। इतनी इसके हर वर्ड से एक मैनेजमेंट निकल कर आता है। इसके हर वर्ड से एक मैनेजमेंट निकल कर आता है। ट्रिक है पीस, PEACE, पीस। इसके हर वर्ड से एक मैनेजमेंट निकल कर आता है। देखिएगा, पीस के अंदर सबसे पहला वर्ड है दैट इज अ पी, और पी फॉर प्रोवाइड रेस्ट। याद रखेगा, पी फॉर प्रोवाइड रेस्ट, याद रखेगा, भूलना नहीं है। पी फॉर प्रोवाइड रेस्ट, इतना सा आप याद रखेगा। उसके बाद पीस के अंदर सेकंड वर्ड है दैट इज ई। ई मतलब है एंश्योर हाई प्रोटीन डाइट। आपको कौन सी डाइट देनी है? हाई प्रोटीन डाइट देनी है। क्यों देनी है? क्यों देनी है? क्योंकि सर प्रोटीन यूरिया हो रहा है, प्रोटीन का लॉस हो रहा है, इसलिए हाई प्रोटीन डाइट देनी है। उसके अलावा पीस के अंदर थर्ड वर्ड है दैट इज ए फॉर एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन। ए फॉर एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन। पीस के अंदर फोर्थ वर्ड है दैट इज सी। फोर्थ वर्ड है दैट इज सी, और सी मतलब है कन्वर्जिव मेडिकेशन, यानी एंटी कन्वर्जिव मेडिकेशन आपको देनी है, जिसके अंदर प्रोफाइलेटिक यूज के लिए देते हैं कौन सी? मैग्नीशियम सल्फेट। केवल प्रोफाइलेटिक यूज के लिए देते हैं, क्योंकि प्रीक्लेम्शिया में सीजर्स नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी दिया जाता है ताकि एक प्रोफाइलेटिक यूज उसका हो सके। नेक्स्ट है पीस के अंदर लास्ट वर्ड है दैट इज ई। ई मतलब होता है एंश्योर एंड इवेलुएट द फिजिकल पैरामीटर। एंश्योर करना है और हमें चेकआउट करना है कि पेशेंट के फिजिकली जो पैरामीटर हैं वो नॉर्मल है या नहीं है। अगर नॉर्मल नहीं है तो उनको प्रॉपर केयर प्रोवाइड की जाती है। तो उम्मीद है इस ट्रिक से आपको याद रहा होगा कि क्या क्या केयर हमें प्रोवाइड करनी है, क्या क्या ट्रीटमेंट फैसिलिटीज हमें पेशेंट को देना है। तो उम्मीद है यहां तक आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अब लास्टली एक छोटा सा टॉपिक अपन पढ़ते हैं, उसके बाद इस सेशन को फिनिश करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट प्री एक्लेम्शिया के रिगार्डेड ऑल ओवर पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब देखिएगा अगर PIH की कंडीशन है, PIH क्या याद होगा ही नहीं, अभी काफी सारों को तो यही याद नहीं होगा PIH क्या। हम पढ़ रहे हैं PIH मतलब प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर PIH वाला पेशेंट आपके पास आता है, आप अपनी सीट पर बैठे हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन वाला पेशेंट आपके पास आता है, तो तुरंत आपको क्या करना पड़ेगा? तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ेगा। तो हॉस्पिटलाइजेशन कैसे करेंगे, क्या क्या करेंगे, क्या क्या केयर आप प्रोवाइड करेंगे, वो आप चेक करेंगे। वो आपको आना चाहिए, प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली आपको समझ में आना चाहिए। देखिएगा, मैं एक फ्लो चार्ट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा और समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा, और अपनी नोटबुक में भी आप साथ में मेंशन करके रखिएगा, क्योंकि ये सारा PDF के अंदर अवेलेबल नहीं है। चलिए, तो PIH का कंडीशन में है तो आपको इमीडिएट क्या करना होगा? इमीडिएट आपको क्या करना होगा? हॉस्पिटलाइजेशन करना होगा। तो इमीडिएटली आपको हॉस्पिटलाइजेशन करना होगा। हॉस्पिटलाइजेशन आपको क्या करना होगा? हॉस्पिटलाइजेशन करना होगा। किसका? पेशेंट का। और इसी के साथ आपको क्या करना होगा? जस्ट अ मिनट। इसी के साथ आपको पेशेंट को सबसे पहला काम है रेस्ट प्रोवाइड करना। पहला काम है रेस्ट प्रोवाइड करना। दूसरा काम है आपका कि बीपी कंट्रोल नहीं है। बीपी कंट्रोल नहीं है तो डाईयूरेटिक्स आप प्रोवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? डाईयूरेटिक्स आप प्रोवाइड कर देंगे।
उसके अलावा बीपी आप चेक कर ही रहे हैं, बीपी तो आपको चेक करना ही करना है क्योंकि आपको पता है प्रीक्लेम्शिया क्या होता है। उसके अलावा आप सीबीसी यानी प्लेटलेट काउंट भी चेक करवा लेंगे तुरंत। उसके अलावा आप ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन करवाएंगे आई से रिगार्डेड, क्योंकि सीवियर प्रीक्लेम्शिया के कंडीशन में ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन जरूरी है क्योंकि विजन डिस्टरबेंस हो सकता है, तो ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन आप करवाएंगे। उसके अलावा लास्ट और फिफ्थ आप एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन देंगे। एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन आप पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। तो क्या क्या करेंगे? सबसे पहला काम है आप रेस्ट प्रोवाइड करेंगे, दूसरा काम है आप बीपी मेजर करेंगे, तीसरा काम है डायूरेटिक्स प्रोवाइड करेंगे, चौथा काम है प्लेटलेट्स काउंट चेक करवाएंगे, पांचवा काम है ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन करवाएंगे और फाइनली काम है एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन आप प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो ये सारे काम आप करवाएंगे। उसी के साथ फाइनली जो लास्ट वाला ऑप्शन है उसको हम और आगे जाकर फर्दर डिवाइडेड करेंगे, उसको और आगे जाकर हम फर्दर डिवाइडेड करेंगे जिसके अंदर आप बीपी कंट्रोल करेंगे। सबसे पहला काम है बीपी को कंट्रोल करना। अगर बीपी कंट्रोल नहीं हो रही है तो बीपी को कंट्रोल आप करवाएंगे। क्या करवाएंगे? बीपी को कंट्रोल करवाएंगे। कैसे करवाएंगे देखिएगा, याद रखिएगा। अगर बीपी कंट्रोल है तो ठीक है, अगर बीपी कंट्रोल नहीं है तो फिर दो कंडीशन आप असेस करेंगे। अगर बीपी कंट्रोल नहीं है फिर दो कंडीशन आप असेस करेंगे। पहली कंडीशन आप असेस करेंगे कि प्रेगनेंसी कैसी है। अगर टर्म कंडीशन है, प्रेगनेंसी अगर टर्म कंडीशन पर है तो फिर प्रेगनेंसी को क्या करेंगे? टर्मिनेट करवा देंगे। क्या करवा देंगे? टर्मिनेट करवा देंगे। अभी टर्मिनेट कैसे करवाएंगे? टर्मिनेट दोनों तरीके से आप करवा सकते हैं। प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाने के लिए आप इंडक्शन ऑफ लेबर भी करवा सकते हैं या फिर सी सेक्शन भी आप करवा सकते हैं। याद रखिएगा, बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, अगर प्रेगनेंसी टर्म कंडीशन है तो फिर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाएंगे। टर्मिनेट कैसे करवाएंगे? इंडक्शन ऑफ लेबर करवा के, या फिर सी सेक्शन भी आप यहां पर करवा सकते हैं। अगर यहां पर बीपी कंट्रोल नहीं है तो ऐसी कंडीशन में अगर प्रेगनेंसी को आपने असेस किया, प्री टर्म प्रेगनेंसी है, तो फिर प्रेगनेंसी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पेशेंट को रेफर करना होगा आपको हायर हेल्थ केयर फैसिलिटीज पर, ताकि उसको मैनेज किया जा सके, ताकि उसकी बीपी को चेक किया जा सके, और अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर टर्मिनेट करना पड़ता है। तो ये कंडीशन हुई। अगर बीपी यहां पर क्या है? बीपी कंट्रोल में है। अगर बीपी कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, बीपी कंटिन्यूअसली परसिस्टेंटली रह रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं बीपी कंटिन्यूअसली, तो फिर ऐसी कंडीशन में एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन आप देते हैं, एंटी कन्वल्सिव मेडिकेशन देते हैं। क्या देते हैं? एंटी कन्वल्सिव मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं प्रोफाइलेटिक यूज के लिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, नो इम्प्रूवमेंट है, that directly terminate the pregnancy, प्रेगनेंसी को क्या कर देंगे? टर्मिनेट कर देंगे, डायरेक्टली टर्मिनेट द प्रेगनेंसी। तो यहीं पर इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देंगे। तो देखिए, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, आपको समझने की कोशिश कीजिएगा, ज्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं। तो सबसे पहला काम है आपका रेस्ट प्रोवाइड करना है, उसके बाद डायूरेटिक्स देना है, बीपी चेक करना है, प्लेटलेट काउंट चेक करना है, एंटी हाइपर मेडिकेशन देना है, ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन करना है। उसके बाद अगर बीपी कंट्रोल है, अगर टर्म कंडीशन है तो टर्मिनेशन करवा देंगे, अगर प्री टर्म कंडीशन है तो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन अगर बीपी परसिस्टेंटली बढ़ रही है, चेंजेस हो रही हैं, तो फिर ऐसी कंडीशन में एंटी कन्वल्सिव मेडिकेशन देंगे प्रोफाइलेटिक यूज के लिए और टर्मिनेट कर देंगे प्रेगनेंसी को। तो इतना सा आपको याद रखना है। उसके बाद फाइनली और लास्ट टॉपिक है फॉलो अप एंड रेफर। फॉलो अप और रेफर, अगर देखिए केस मैनेज हो गया है, अगर कंडीशन मैनेज हो गई है, तो फिर लेडी को कहेंगे, एडवाइज करेंगे, एडवाइज टू वुमेन कम फॉर चेकअप बीपी के चेकअप के लिए एटलीस्ट 1 वीक के अंदर 2 टाइम तो आना ही आना है। 1 टाइम 2 टाइम, यानी कि ट्वाइस अ वीक रिपीटेडली और फ्रीक्वेंटली आपको चेकअप के लिए आना पड़ेगा। 1 वीक के अंदर कम से कम 2 बार तो आपको चेकअप करवाना ही पड़ेगा। अगर कोई भी कंडीशन आपको लगती है, चक्कर वगैरह आते हैं, वोमिटिंग होती है, नोजिया होता है, हेडेक होता है, किसी भी कंडीशन को लेकर आपको लगता है कि नहीं मेरा बीपी
अल्टर हो रहा है तो फिर आपको तुरंत चेकअप के लिए आना पड़ेगा, ऐसे एडवाइज आप पेशेंट को दे देंगे। और अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं है, कंडीशन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, तो फिर डायरेक्टली आप रेफर बनाएंगे पेशेंट का और उससे कहेंगे कि आप तुरंत रेफर हो जाइएगा पीएससी या फिर फर्स्ट रेफरल यूनिट यानी सीएससी के पास आप चले जाइए और वहां पर आपका प्रॉपरली मैनेजमेंट करवाइए। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद है सारा कुछ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के सेशन के अंदर अपन ने डिस्कस किया प्री एक्लेम्शिया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी उम्मीद है सारा कुछ आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन आपको मिलते रहे।